प्यार से स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार लाइव प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम आपको आज की खबरें बताएंगे। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें आज के हेडलाइंस पे तो है CWC की मीटिंग ख़त्म, मोदी सरकार ने ख़त्म किया मनरेगा, गरीबों की पीठ में जो है क्या बोलते हैं घोंप दिया छुरा। इसका ये बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वहीं MIM BMC चुनाव 2026 को लेकर जारी की पहली लिस्ट, इन 7 उम्मीदवारों के लिए गए हैं नाम। वहीं यूपी में नई बड़ी SIR अपडेट, 2.89 करोड़ के कटेंगे नाम, 31 दिसंबर से शुरू होगी दावा आपत्ति प्रतिक्रिया। वहीं उन्नाव रेप केस में आज बड़ा फैसला आया है कि न्याय पर फिर 2018 वाली पटरी पर लौटेगा या फिर सेंगर के लिए अधिकार पीड़िता के लिए काल। इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद आपका स्वागत है। जी शायद सबसे पहली खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की बैठक की शुरुआत में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों को बेसहारा कर दिया है, जो न सिर्फ संविधान और लोकतंत्र पर हमला है बल्कि गरीबों के पेट पर लात और पीठ में छुरा घोंपने जैसा कदम उन्होंने इससे बताया है। वहीं खड़गे ने कहा है कि ये योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित थी, जिसे खत्म करना गांधी जी का अपमान है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी के हालिया बयान का हवाला देते हुए कि मनरेगा सर्वोदय और काम के अधिकार की जीवित मिसाल थी, जिसकी समाप्ति सामूहिक नैतिकता विफलता है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने किसी अध्ययन या परामर्श के बिना ये कानून थोप दिया। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा को लेकर के जो बहस हुई थी, मनरेगा को जब ये बिल लाया गया था, जी राम जी बिल, उसके बाद हमने देखा काफ़ी बहस हुई थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी वहाँ पे हंगामा भी हुआ था। उसके बाद फिर सत्ता पक्ष ने जबरन एक तरह से देखा जाए तो इस बिल को पास करवाया था, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जो पहले 90% केंद्र सरकार जो है उसमें पे करती थी, अब वो 60% पे करेगी और राज्य सरकार इसके लिए जिस हिसाब से जो अभी वो आया है सामने 60% और 40% का रेशियो निकाल के लाई गई। लेकिन साथ ही ये भी देखा जाए कि CWC की जो मीटिंग है शायद वो बिहार चुनाव के बाद हो रही है। बिहार चुनाव में आपको वहाँ पर निराशा हाथ लगी, उससे पहले भी कई जगह चुनाव हुए थे। अब ये जो मीटिंग हुई है इसमें और क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती, क्योंकि हमने देखा कि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो भी बड़े बड़े लीडर हैं उस प्रदेश के वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन फिर भी जो हमने अभी बात की कि मनरेगा को लेकर के जो खड़गे ने बयान दिया, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मनरेगा एक रोजगार संबंधी योजना थी, जिसको लेकर उनका बयान सामने है। सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। आम आदमी को, गरीब आदमी को, गांव के लोगों को जिसको रोजगार की गारंटी की योजना दी गई थी, उससे उनका अधिकार छीना गया। इतना मैं कह सकता हूँ। सर, आपकी सरकार के भी 3.5 साल हो गए हैं, किस तरह से क्या जनता की उम्मीदों पर आपकी सरकार 3-3.25 साल जो भी हुए, तो किस तरह से देख रहे हैं अब तक के अपने परफॉर्मेंस को? बीजेपी के कुछ आरोप है आपके ऊपर, लेकिन किस तरह से? देखो, 3 साल हमारी सरकार को पूरी व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल है। जो सिस्टम 40 साल से चला है उसको हमने बदलने की कोशिश की है और व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर होता हिमाचल, इस दिशा में हमने नीतिगत बदलाव किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका कोई अगर सही रूप में आकलन कर सकती तो जनता उससे। अभी हमने हिमाचल के मुख्यमंत्री उनका बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मनरेगा को बदलने की कोशिश की गई है उससे आम आदमी को, गरीब आदमी को या ग्रामीण लोगों को जिसे रोजगार की गारंटी की योजना मिली थी उससे उनका अधिकार छीन लिया गया। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल हैं। जो व्यवस्था 40 साल से चल रही थी उसे बदलने का हमने प्रयास किया है। आने वाले समय में इसका कोई ठीक आकलन कर सकेगा तो वो जानता है। 3 कृषि कानूनों की तरह ही देशव्यापी आंदोलन की ज़रूरत है। खड़गे ने आगे कहा है कि 2006 में बड़बल्ली आंध्र प्रदेश में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा शुरू की गई ये योजना विश्वास का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बनी थी। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हर जगह से मनरेगा को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं। मनरेगा को लेकर के जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गांधी प्रतिमा के पास भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक खबर सामने है कि कांग्रेस भी इसको लेकर के गांधी की प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट करेगी। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि
CWC मीटिंग में जिस हिसाब से मनरेगा को महत्व दिया गया है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले आपने शुरू में एक बात की कि बिहार में करारी हार के बाद CWC की बैठक हो रही है कांग्रेस की। दिल्ली में अगर हम इस बैठक की बात करें तो यकीनन बिहार ही चुनाव नहीं बल्कि साउथ में भी देखा जा रहा है, केरला में भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, वहाँ पे कुछ हद तक बीजेपी लोकल बॉडी चुनाव में ही कुछ हद तक बीजेपी की बढ़त हो रही है। इसके साथ हमने देखा कि अभी हालिया दिनों में RSS प्रमुख मोहन भागवत भी लगातार साउथ के कई ऐसे इलाके भी, कल ही वो आंध्र प्रदेश में अपनी बात रख रहे थे, तो तमाम इलाकों में अब RSS की जो हम कह लें कि शाख है या फिर मोहन भागवत भी इधर दौरा करना शुरू कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे RSS जाती है वहाँ पे बीजेपी की जीत, ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा फायदा बीजेपी को पहुँचती है। तो अब जिस तरीके से अगर दिल्ली के हम CWC की बैठक की बात करें, इस बैठक में कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पे बात हुई, अभी आपने भी बताया, लेकिन सबसे खास बात यह है कि मनरेगा को लेकर इसलिए भी चर्चा की जा रही है क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस बीजेपी पर, एनडीए सरकार पर ये आरोप लगाती रही है कि अगर इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो इस संविधान को बदल देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ हद तक ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बना रहा, उसके बाद विधानसभा में भी काफ़ी SIR और संविधान को लेकर चर्चा की गई। लेकिन खास बात ये रही कि मनरेगा के जब नाम बदले गए तो उसमें खुद कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि क्योंकि हमने देखा सदन के अंदर किस तरीके से बार बार कांग्रेस को इस बात पे घेरने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस परिवारवाद काम करती है, सारे जो नाम है वो अपने फैमिली के नाम पर रखती है। इसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि गांधी हमारे फैमिली के नहीं थे। तो खास तौर पे कांग्रेस या पूरे जो विपक्षी दल है मनरेगा के नाम बदलने को लेकर इसलिए भी चिंतित है क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था और जिस तरीके से बीजेपी ने मनरेगा का नाम बदला है उसको लेकर खासा नाराज है और कांग्रेस यही चिंता जता रही है कि जिस इंसान को गांधी का नाम नहीं पसंद है वो आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर मनरेगा पे ज़्यादा चर्चा की जा रही है। मनरेगा की बात करें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रोजगार देने की गारंटी कम, रोजगार छीनने की गारंटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देखा गया बीच में कैसे एक टाइम ड्यूरेशन 60 दिन का रखा गया था कि उस दिन में आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो हालांकि पहले जो मनरेगा के नियम थे वैसा इसमें कोई नियम नहीं था। इसी के साथ साथ हम बात करें तो इस पूरे जो अभी नए नियम लगाए गए इसमें 60-40 और 90-10 का फासला, यानी पहले जो नियम थे वो 90% सरकार केंद्र सरकार के पैसे होते थे, 10% ही राज्य सरकार के पास होते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 60 यानी 60% केंद्र सरकार के पैसे होंगे और 40% राज्य सरकार के। इस पर यह भी चिंता जताई जा रही है कि सबसे ज़्यादा जो भार है वो राज्य सरकार पे पड़ेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा जो आम नागरिक है जो इसके अंदर आने वाले हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो यही वजह है कि कांग्रेस बार बार मनरेगा को लेकर हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन भी किए गए अलग अलग जगहों पर। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े नेता है, वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन कांग्रेस इसी बात को लेकर चिंतित है कि जब अगर मनरेगा में कुछ खामियां हैं तो आप उस खामियों को बदल सकते हैं, उसको और आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी, वो भी वो नाम जो ऑलरेडी महात्मा गांधी के नाम को लेकर था। इसी के साथ अगर हम बात करें आज CWC की बैठक में तो हमने देखा कि जब बैठक से बाहर दिग्विजय सिंह आए तो उनको भी मीडिया घेर ली, क्योंकि बीच में उनके भी कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसको लेकर लग रहा है कि कांग्रेस से वो खासा नाराज चल रहे हैं। ट्वीट उनका सामने आया जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कुछ तारीफ करते हुए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि नहीं व्यक्तिगत चीजें हो सकती है, हमने शेयर की, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में, क्योंकि इसके पिछली बार अगर हम देखें तो खुद शशि थरूर को लेकर किस तरीके से अटकलें लगाई गई, बीच में कुछ हद तक तो कुछ पार्टियों ने यह भी कह दिया कि शायद वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब शशि थरूर के बाद से देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की ऐसी बयानबाजी सामने आ रही, चाहे सोशल मीडिया ही हो जो भी हो। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस को भी जो CWC की बैठक हो रही है उसमें जो उनके पार्टी के शायद लग रहा है कि जिनमें अब तकरार चल रही है कि उसको एक साथ एक मंच पे लाने के काम कांग्रेस करेगी। बीच में देखा गया कि इमरान मसूद ने भी एक ऐसा बयान दे दिया कि वो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़े कर दिए, उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री की बात की। तो अमूमन तौर पर कांग्रेस के हार के बाद बाहर हार तो कांग्रेस की हो ही रही, लेकिन उसके अपने घटक दल के जो नेता हैं उन पे भी शायद कांग्रेस पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रही, या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि लगातार कुछ ऐसे नेता हैं जिनके अपनी पार्टी के बयानों को देखे या फिर उनके सुर में सुर मिलाते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल से, जिस तरह अभी आपने एक बात की कि कांग्रेस पार्टी के जो अपने लीडर हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी और गिरती जा रही है। साथ ही हमने अभी CWC की अगर हम बात करें तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्गों के नाम मतदाता सूची से ना कटें, BLO घर घर जाकर सत्यापन करें। वहीं खड़गे ने आगे कहा है कि भाजपा और संघ परिवार नेशनल हेराल्ड मामले के जरिए कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश करे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने
ये कहा था कि जनसंघ का एक कार्यकर्ता, आरएसएस का एक कार्यकर्ता, उसमें फोटो थी देश के अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो नीचे बैठे हुए हैं कारपेट पे। ये उन्होंने कहा था कि संघ इतना मजबूत हो गया है कि उसका कार्यकर्ता पहले एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनता। अब इसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, उनकी मंशा क्या थी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, जिनको लेकर के बिहार के ये कांग्रेस के लीडर शकील अहमद, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई कांग्रेस पार्टी में। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने नितिन नबीन को लेकर के 3 दिन के बाद एक लंबा चौड़ा सा एक लेख लिखा है कि नितिन नबीन जो है वो इस तरह का लीडर है, बहुत तारीफ की। लेकिन उन्होंने ये बाद में एक चीज़ और लिखी, मैंने शायद एक दिन और भी बोला था कि उन्होंने एक चीज़ और लिखी कि मैं इस वजह से लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ। तो इससे कई सारी ऐसी भी चीज़ें सामने आती कि अगर कोई, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आरएसएस बहुत अच्छा काम करता है या आरएसएस जो है उसकी हर एक इंसान जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हमने ट्वीट देखा वो, और उस ट्वीट में जो फोटो लगी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके पीछे जो लोग बैठे थे, तो उसमें ये दर्शाया गया है जो ट्वीट के माध्यम से जो हमने पढ़ा है उसमें कि एक कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता अगर आप कुछ ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जहां पे अभी आप देखिए कि आप अगर कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में भी 2.5 साल के सीएम वाला मसला चल रहा था। उसके साथ ही कुछ और राज्य हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने क्रिएट हुए कि वहां पे आपने सत्ता गंवा दी। तो शायद ये निशाना या ये जो एक ट्वीट था ये उस ओर भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। देखिए, अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी राज्य को रिप्रेजेंट कर चुके हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे। लेकिन खास बात यह है कि अगर दिग्विजय सिंह ने कोई बात रखी है, उन्होंने कहा कि संघ इतनी मजबूत हो गई है कि कोई एक उसका नीचे तबका का नेता भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो किसी के अंदर आप झाँक नहीं देख सकते कि उसकी नीयत क्या है। लेकिन अगर हम एक पर्दे से देखें तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ इतनी मजबूत हो गया है। शायद वो इशारा करना चाह रहे हो कि अगर उसकी मजबूती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, उस पर हम मंथन कर सकते हैं। तो शायद वो एक आईना दिखाने का काम कर रहे हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी उसको लेकर शायद अब नाराज़गी हो। लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ऐसा ये भी हो सकता है कि शायद ये अपनी बात कमेटी में रख के उसमें बात नहीं पूरी की जा रही हो, नहीं सुनी जा रही हो, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी बात रखी। लेकिन अगर वो कोई नसीहत देना चाह रहे हैं या फिर कांग्रेस को कुछ आईना दिखाना चाह रहे हैं तो अमूमन तौर पे पार्टी के नेता अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन संघ की जहां बात आती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि कांग्रेस लगातार संघ को घेरने की कोशिश करती रही है। लेकिन शायद यहाँ पे दिग्विजय सिंह जिस तरीके से संघ का नाम ले लिया वही उनके लिए और काल बन गया कि जिसकी वजह से लगातार वो सवालों को घेरे में है। लेकिन अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो ये भी काफ़ी अनुभवी नेता माने जाते हैं। इन्होंने जिस तरीके से संघ की तारीफ की है तो क्या इनके तारीफ में कांग्रेस को आईना दिखाने का काम था या सच में संघ की तारीफ करने के पीछे का मकसद कोई और था, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से कांग्रेस के आला कमान या फिर दिग्विजय सिंह के आगे की जो रणनीति है या फिर कांग्रेस में सीतापुत्री की बैठक में जो उन्होंने शामिल हुआ तो आगे इनकी रणनीति क्या होती है। देखिए, सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन हालिया कुछ आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी आपसी खटपट हुई है जिसकी वजह से वहां पे आपकी सरकार नहीं बन पाई। वो तो कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, हमने राजस्थान देखा, कर्नाटक चल रहा है। जो अगर इन्होंने बयान दिया तो मैं इनकी बात करूं, ये मध्य प्रदेश से आते हैं। एक टाइम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, या फिर अगर राजस्थान की आपने बात की तो राजस्थान में सचिन पायलट थे जो कि यंग लीडर थे, और ये वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि अब अगले मुख्यमंत्री ये होंगे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अशोक गहलोत को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया राजस्थान का, और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया। पार्टी में अनबन शुरू हुई, उसके बाद सिंधिया कुछ अपने एमएलएस को लेकर के बीजेपी में चले गए और बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर बन गई वहाँ पे, जो कि पहले भी थी। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी क्या अभी भी उन लोगों के सहारे जी रही है जो लोग खुद अब रिटायर होने की उम्र में आ गए? कांग्रेस पार्टी अपने नए जो यंग लीडर हैं उनको इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रमोट क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर उस वक्त शायद दोनों की सहमति से कमलनाथ को मुख्यमंत्री ना बना करके
सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो शायद आपके 2019 के लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव या मध्य प्रदेश के चुनाव में काफ़ी उसका फर्क पड़ता। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस हिसाब से आपकी राजस्थान में सरकार गई, वहाँ पे भी देखा गया कि पार्टी की आपसी खटपट, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चीज़ें सही नहीं थी, एक मंच पे आना नहीं चाह रहे थे, ना एक मंच पे आ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली अपनी भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान हमने देखा कि दोनों एक साथ आए थे। लेकिन क्या उसके बाद भी अभी भी तल्खियाँ जारी हैं, अभी भी वही चीज़ जारी है? उसके बाद फिर अभी हाल ही में हमने देखा हरियाणा में भी वही चीज़ें हुई। भूपेश क्या बोलते हैं जो वो हैं, उनका एक अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सॉरी, और जो उनकी एक लेडी हैं उनका एक अलग मामला चल रहा है। दोनों का अलग अलग मामला चल रहा है, दोनों एक ही राज्य से आते हैं और दोनों एक ही पार्टी में हैं, लेकिन दोनों लोगों के समर्थक ये चाह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसको लेकर के पार्टी के बीच आपस में सहमति नहीं बन पा रही, जिस हिसाब से फिर आप वहाँ पे हार रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले ये चाहिए कि जहाँ पे आपकी सरकार है, जहाँ पे आपके लोग मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, वहाँ पे पहले अपनी इंटरनल चीज़ों को सही करें। उसके बाद ये जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, सलमान खुर्शीद हो गए, शशि थरूर हो गए, या फिर अभी आपने बात की दिग्विजय सिंह की, इन जैसे लीडर्स को भी आप कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दें जहाँ पे ये जा करके लोगों से मिलें, और लोगों से मिल करके, क्योंकि ये पुराने क्या बोलते हैं, राजनीति में बहुत पुराने हैं और एक ही पार्टी में रहें, तो इनकी कहीं ना कहीं बात को लोग समझेंगे और मानेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है कि हम देखते हैं आप जो हैं नए लोगों को जो पार्टी में आते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जो पुराने लीडर्स होते हैं उनको कम तवज्जो दी जाती है। आप बीजेपी में हमेशा देखिए कि अगर कोई इंसान किसी दूसरी पार्टी से बीजेपी में आता है तो एक हफ्ते भर वो जो है मीडिया की सुर्खी में बना रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान सामने आया था, हालांकि वो बहुत अनुभवी नेता हैं, उनका बयान ये सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई भी मीटिंग होती, कोई भी रणनीति बनाई जाती है, मुझसे पूछा ही नहीं जाता। तो बीजेपी का मुझे लगता है अभी तक का जो नज़रिया देखा गया कि आप किसी और पार्टी से जब आप उसके साथ वफा नहीं कर सके तो हमारे साथ क्या कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी में सामने आती हैं, और कांग्रेस पार्टी उन्हीं लोगों को और ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है जिनकी अब एज निकल गई, शायद वो उस हिसाब से नहीं काम कर पाते, या फिर अब जो एक ज़माना चेंज हुआ है उस हिसाब से शायद उनकी सोच नहीं चेंज हुई है। नहीं, देखिए, अगर हम कांग्रेस की सोच की चेंज की बात करें, यकीनन कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अपने रणनीतिकार लीडर्स हैं। की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, वही लीडर्स पे आते हैं, उसके अपनी रणनीतिकार है, उसकी अपनी सोच है। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से बात की, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा हार की वजह शायद यही है। आपने सारे राज्यों के नाम लिए, शायद आप हरियाणा भूल गए। हरियाणा में उन्होंने देखा था कि हरियाणा में ही मैंने बोला हुड्डा का मामला हुआ, हुड्डा का मामला सामने आया। लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो कर्नाटका भी अभी हाल ही में मामला चला। लेकिन यहाँ पे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच बात करें तो कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाया। यही वजह रहा है कि अभी तक कर्नाटका में सरकार चल भी रही है। शायद कांग्रेस ने अब जो भी अपने मामले सुलझाए हो वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर कर्नाटका में यही सिचुएशन क्रिएट रहा, वहाँ पे अगर फिर अगले बार चुनाव में अगर सिद्धारमैया पे कांग्रेस भरोसा जताती है तो क्या फिर वहाँ पर भी वैसे सीन क्रिएट हो गए जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम जो राज्य में कांग्रेस की सरकार पहले थी और वहाँ पे हार गए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि अभी आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र किया, तो कहा जा रहा है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा चुके हैं अब वो कांग्रेस की तरफ आने के लिए अपने रास्ते खोल रहे हैं, और यही वजह है कि अब उनकी नरमी सामने आ रही है और ऐसे बयान दे रहे हैं कि एक रास्ता खुला रहे हमारे तरफ कि हम कांग्रेस में अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम जा सकें। दूसरी खास बात यह है कि यकीनन अगर हम देखें जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो बीजेपी में जो यूथ है, युवा है, उसको तो मौका दिया जाता है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि उसको कब तक मौका दिया जाता है। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि शुरू से ही अगर हम सचिन पायलट की बात करें, इसी बीच हमने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी उनको उठाने वाली कांग्रेस ही है। किस तरीके से कांग्रेस में वो अपनी प्रचार प्रसार किए, उनका फेम किस तरीके से बना, लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने भी बीजेपी में शामिल हुए। इस वक्त वो मुख्यमंत्री बने हुए। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस यूथ को मौका नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस बात करती है कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, यूथ को आगे लाते हैं। लेकिन अभी जितने भी अगर हम रिकॉर्ड की बात करें जहां पे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं वहां पे सबसे ज़्यादा नाकामियां यही सामने आ रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर कोई नाराज़गी है तो वो यूथ को आगे आने के, सचिन पायलट हो, डीके शिवकुमार हो, या तमाम जो नेता हैं, सिंधिया ने भी पार्टी छोड़ा तो उसकी खास रीजन यही रहा कि शायद वो कांग्रेस में जिस पद पे आना चाह रहे थे वो कांग्रेस उनको आगे नहीं कर रही थी, या फिर सबसे ज़्यादा कांग्रेस उन लोगों पर भरोसा जता रही है जो सबसे पुराने लीडर हैं और सबसे ज़्यादा तक
कांग्रेस में बने हुए हैं, तो शायद ऐसा लग रहा है कि अभी तक कांग्रेस उन लोगों पर ज़्यादा एतमाद कर रही है, और यही वजह है कि वो युवाओं को आगे लाने से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी है तो वो उनको सबसे पहले दे रही है कि जो सबसे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता रहे हों। बिल्कुल सही। अभी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करती है और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या चीज़ें सामने आती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि अभी महाराष्ट्र में हमने देखा निकाय चुनाव हुए, लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, जहाँ पे बीजेपी के बाद बीजेपी का जो एक महायुति है, महायुति में बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, उसके बाद फिर शिवसेना की आई, एनसीपी अजीत पवार की सीटें आई, शिवसेना एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर इधर एमवीए में देखा जाए सबसे ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पास आई। लेकिन अभी हालिया जो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। एक तरफ आप ये भी देखिए कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ खटपट चल रही है, ये चीज़ें सबके सामने आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शिवसेना यूबीटी की बात करें, एमएनएस की बात करें, वो एक साथ आ गए हैं, लेकिन अभी तक सीटों की संख्या सामने नहीं आई है। दूसरी ओर अगर वहाँ पे तीसरी बात करें तो वो ये है कि एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी जो क्या बोलते हैं शरद पवार हैं, ये दोनों एक साथ मिल के शायद चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने सुबह भी इस पे बात की थी। अब ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ जाके चुनाव लड़ती, क्योंकि ये भी कहा गया कि हमारी जो है राज ठाकरे से बनती नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि उद्धव ठाकरे एक ऐसी इमेज लेकर के आए हैं जो उस हिसाब की इमेज नहीं, जिस हिसाब की इमेज जो है आप देखिए राज ठाकरे की है। दूसरी ओर अगर हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना की मीटिंग्स हो रही हैं, शिवसेना यूबीटी की मीटिंग्स हो रही हैं, और अजीत पवार इस मीटिंग में नहीं शामिल हो रही है। अगर शामिल भी हुए तो फौरन ही निकल के चले गए। इसका मतलब ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार अपने चाचा के साथ जा करके, ताऊ के साथ जाके फिर से एनसीपी के साथ मिल करके बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें सीटें कम दी जाएंगी। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आज सुबह जो एक आंकड़ा आया था हमारे पास, उसमें कहा गया था कि 110 से 115 सीटें बीजेपी लेना चाह रही है और 70 to 80 सीटें जो हैं वो शिवसेना यूबीटी को देना चाह रही है। इस तरह के एक आंकड़े जो कि ऐसे ही था, कुछ लोगों ने बताया था, उस हिसाब से चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से महाराष्ट्र में इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी लोकल बॉडी चुनाव में, तो क्या बीएमसी इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है या फिर अलग चुनाव लड़ती? क्योंकि अभी हमने देखा जिस हिसाब से उसको फ़ायदा हुआ है, शायद आगे फ़ायदा हो। सबसे अहम सवाल यहाँ पे एक और खड़ा होता है कि जिस हिसाब से लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी या फिर महायुति की बात करें, उसने जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया था, क्या अपोजिशन की पार्टी या फिर कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ती है तो उस हिसाब से चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा? लेकिन इसी बीच अगर बीएमसी की बात की जाए तो बीएमसी चुनाव को लेकर के एएमआईएम ने भी अपनी सूची जारी करते हुए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दी है। घोषणा एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर की गई है। आगामी बीएमसी चुनाव 2026 को देखते हुए ये सूची राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। इससे साफ है कि एमआईएम ने मुंबई के स्थानीय निकाय चुनाव में सक्रिय और संगठित तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी चुनाव के लिए एमआईएम ने मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से 171 के अंतर्गत आने वाले वार्डों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। शायद जिस हिसाब से हमने देखा कि अभी बिहार में अब 5 एमएलए जीत के आए हैं और नो डाउट आपकी पार्टी में एक उत्साह है। हमने देखा कि आपने जो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और बड़े बड़े लीडर्स को टक्कर दी थी। तो अब इस चुनाव से क्या लग रहा है कि एमआईएम ने हिसाब से भी 7 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है वो आगे बढ़ेगी या फिर इन्हीं 7 उम्मीदवारों पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में भी एमआईएम के लिए एक अच्छी जो पकड़ मानी जाती है, चूँकि वहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है वो एमआईएम को घेरती रहती है। इस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि अगर आप रोज़ एक ही इंसान की बात करोगे तो जनता उसके बात सुनेगी फिर। तो जिस हिसाब से अभी 7 सीटों का अनाउंसमेंट किया गया है, क्या आगे चल के ये सीटें बढ़ सकती हैं? अगर बढ़ सकती हैं तो कितनी बढ़ेंगी? देखिए, अभी आपने बिहार का जिक्र किया। यकीनन एमआईएम ने बिहार में एक बड़ी जीत हासिल की। हालांकि 2020 में जो उसका रिकॉर्ड रहा उस पर वो कामयाब रही। एमएलए की जहां तक बात है तो बिहार में इसके पहले उसके 4 एमएलए किसी और पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार 5 एमएलए अभी के अभी तक एमआईएम में शामिल है। ऐसे कैस लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में वो भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीएमसी जो चुनाव है वो काफ़ी अहम चुनाव होते हैं और यही वजह है कि इस वक्त
जो अपने विरोधी जो एक दूसरे की पार्टियां हुआ करती थी, इस वक्त वो साथ में आने की कवायद में लगी हुई है, चाहे अजित पवार की बात करें या फिर हम ठाकरे ब्रदर्स की बात करें। हाल ही में महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में एमआईएम ने एक जो उसके उम्मीदवार थे काफ़ी बड़ी तादाद में वो जीत कर सामने 70 से ज़्यादा उसके जो उम्मीदवार है वो जीतने में कामयाब रहे। यही वजह है कि उस मजबूती को देखते हुए एमआईएम ने अभी तक 7 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है। अगर हम नामांकन की बात करें तो कहा जा रहा है कि मुंबई नगर निगम चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन स्वीकार करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी। तो एमआईएम की तरफ से 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके पहले उसके जो उम्मीदवार जीतकर सामने आए थे, तो यकीनन एमआईएम में एक उत्साह है। इसके पहले उसने और भी चुनाव लड़े, लेकिन वहां पे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पहले सांसद जो इम्तियाज जलील है वो महाराष्ट्र से सामने निकल कर आए थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी संजय राउत की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमेशा से चाहेंगे कि मुंबई का मेयर मराठी भाषी हो। तो महाराष्ट्र में काफ़ी जो हम शब्द लैंग्वेज की बात करें उसको लेकर के विवाद रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से संजय राउत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई का जो मेयर हो वो मराठी हो, तो यकीनन आने वाले वक्त में इस पर सियासत हो सकती है। लेकिन इस पर खुद पलटवार करते हुए वारिस पठान ने भी अपनी बात रखी है। कहा है कि इसके पहले भी जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर रहा है, काम किया है, तो उसको लेकर उन्होंने पलटवार किया है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की बात करें तो यही वजह है कि लगातार अब वहाँ पे सारी पार्टियां कमर कस रही हैं, चाहे वो हम बीजेपी की बात करें, अजित पवार की पार्टी की बात करें, कांग्रेस भी अभी आपने कहा कि कांग्रेस किसके तरफ जाएगी तो वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएमसी चुनाव में एमआईएम का शामिल होना यकीनन आने वाले वक्त में वहाँ की जो लोकल बॉडी की जो पार्टियां हैं उनको तो टक्कर देगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नगर परिषद के चुनाव में एमआईएम की उम्मीदवारों की जीत हुई है, तो क्या वो रिकॉर्ड बीएमसी चुनाव में वो बनाने में कामयाब रहती है, या फिर अभी जिस तरीके से 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है तो आने वाले वक्त में क्या ये उम्मीदवार और बढ़ सकते हैं या एमआईएम इतने पे सिमट जाएगी। देखिए, सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से आपने भी जो आंकड़ा दिया है, या फिर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की तरफ से जो बयान दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अब ये भी दर्शाता है कि आप अगर राज ठाकरे के साथ आए हैं तो थोड़ी सी उनकी भाषा तो आपको बोलनी पड़ेगी। क्योंकि राज ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि वो मराठी मानुष की जो समस्याएं होती हैं उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और जिस हिसाब से हमने देखा, यही शिवसेना यूबीटी और यही शिवसेना यूबीटी के सांसद जब महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने वाले गरीब लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो यही उसकी मुखालिफत कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ ये भी सामने आती है कि अगर कोई मराठी बोलने वाला इंसान मेयर बनता है तो मुझे लगता है कि उसकी बातें एक एक मराठी घर में पहुंच जाती हैं, क्योंकि ट्रांसलेट होकर के कोई ट्रांसलेट वो बहुत चीज़ें गड़बड़ होती हैं। लेकिन अगर एक लैंग्वेज, एक जगह की एक लैंग्वेज है अगर, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये उस हिसाब से कह रहे हैं कि राज ठाकरे उनकी पार्टी में आ गए, उनके साथ क्या बोलते हैं वो कर लिया गठबंधन, अगर उस हिसाब से कह रहे हैं उनकी ज़बान बोली जाए तो मुझे लगता है गलत। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे एमआईएम की, तो वहीं एमआईएम ने वार्ड नंबर 134 से मेजबिन अतीक अहमद खान को महिला उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। वार्ड नंबर 135 से खान इरशाद असलम, वार्ड नंबर 136 से मोहम्मद ज़मीर, वार्ड नंबर 137 से शमीर रमज़ान पटेल, वार्ड नंबर 138 से रोशन इरफान शेख को ओबीसी के शेरडी से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं वार्ड नंबर 39 से शबाना मोहम्मद अतीक खान की जो है वो महिला उम्मीदवार होंगी। और वार्ड नंबर 140 से विजय तातोबा उबावले को एससी वर्ग से टिकट दिया गया। इन नामों से एमआईएम ने सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया है। बीएमसी के अंतर्गत एमआईएम ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के लिए भी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अहमदनगर के प्रभाग 4 से शहनाज खालिद शेख, सलमा जाबिर, शहबाज अहमद और समद वहाब खान को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हर एक को साधने की कोशिश की जा रही है, ओबीसी भी, एससी एसटी वर्ग से भी उठाए गए हैं, नाम लिए गए हैं वहाँ से। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से हमने देखा कि बिहार में आपकी जो नैयत थी वो वहीं पे रही जहाँ पिछली बार थी। वो बात अलग है कि जीतने के बाद कुछ लोग इधर उधर चले गए थे, लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है कि शायद
कुछ एमएलए जेडीयू के संपर्क में हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और अभी अगर आप बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में आज ही एक बीजेपी के लीडर हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि क्या बोलते हैं, आरजेडी के 25 विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में है। वहीं अगर बात की जाए जेडीयू की, तो उनका भी ये कहना है 12-13 विधायक हमारे संपर्क में है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती, लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं तो चीज़ों पे फिर उस पर नज़र डाली जाती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बीएमसी का चुनाव इतना इम्पोर्टेंट है, तो क्या कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में जाएगी जिस गठबंधन के तहत हमने देखा था विधानसभा चुनाव लड़ा था, या फिर राज ठाकरे के आने के बाद उस गठबंधन में इतनी मतभेद पैदा हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी वहाँ ना उस गठबंधन में ना जाके वहाँ अकेले चुनाव लड़ेगी? और अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो वो कितनी सीटों पे चुनाव, क्योंकि अगर सारी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे तो शायद सारी जगह पे आप जो हैं उस हिसाब से अपनी कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े और अकेले चुनाव लड़के कुछ चंद सीटों पे चुनाव लड़े जो कि जहां से उन्हें 60 और 40% उम्मीद हो कि यहां से हम जीत सकते हैं? देखिए, अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव अकेले लड़ती है तो यकीनन शायद हो सकता है कि उसको इसकी जो नाकामियां है वो सुधारने में थोड़ा वक्त मिले, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस को उसका नुकसान हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो लोकल पार्टियां होती हैं उसका दबदबा होता है। दूसरी बात यह है कि आप महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हारते हैं, विधानसभा चुनाव हारते हैं। अब अगर हम नगर परिषद की बात करें तो उसमें भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा अच्छा, लेकिन अब बीएमसी चुनाव है तो इसमें आपके सामने कोई एक पार्टियां नहीं होंगी, आपके खिलाफ वो लोग होंगे जो आपके गठबंधन में अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़े, आपके साथ लोकसभा के चुनाव लड़े। ब्रदर्स ठाकरे की अगर हम ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो वो भी साथ आ चुके हैं, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जो वोटर हैं अभी तक जो बाला साहब ठाकरे को मानते थे, अभी तक जो अलग दो धड़ों में बटे हुए थे, तो अब वो साथ में आ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल हमने देखा किस तरीके से शिवसेना की बात करें और अजीत पवार की बात करें तो कहा गया कि हम अजीत पवार को बीजेपी की तरफ से हम अकेले चुनाव लड़ने की परमिशन देते हैं। अगर अजीत पवार चाहें शरद पवार के साथ जाने के लिए तो बीजेपी की तरफ से उनका रास्ता खुला हुआ है, ऐसा कल बयान सामने आया था। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अजित पवार की भी बात की जा रही है कि शरद पवार के साथ शामिल हो जाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि वहां पे एमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। एमआईएम किसके तरफ ज़्यादा अपनी रुख करती है, किधर से वोट लाती है, आपको बेहतर पता है, सबको पता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके पास सबसे ज़्यादा माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके कोर वोट कांग्रेस के पास होती है। लेकिन तो एक अगर मिनट मैं रोकूंगा कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी फिर इसमें हिस्सा लेगी। समाजवादी पार्टी बहुत अहम बात आपने की कि समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में एक अपना अलग रिकॉर्ड रखा। देखा गया कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक जीते। तो समाजवादी पार्टी भी एम और वाई समीकरण की बात करती है, तो यकीनन तीन पार्टियां तो एक तरह की हो गई वहाँ पे, फिर कांग्रेस भी हो गई, समाजवादी पार्टी भी हो गई, और अगर बात की जाए शिवसेना अगर बात करें हम एनसीपी की तो वो भी हो गई, और शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो वो भी ऐसा ही है। तो अब एम वाई समीकरण या फिर एम समीकरण या फिर एम मतलब मराठा समीकरण ये किधर जाएगा? क्योंकि सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर सारी ही पार्टियाँ मराठा जो ज़मीनी चीज़ें हैं उनके बारे में आवाज़ उठाएंगे तो फिर जनता वोट किसे देगी? फिर ऐसा भी हो सकता है कि जनता ये सोचे कि जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में हम उसी को क्यों ना अपना वोट दे दें, क्योंकि उससे अगर वोट देंगे शायद चीज़ें हमारी आसानी से चले। नहीं, ये बहुत पॉइंटली अपने बात कही कि कहीं पे भी देखा जाता है जहाँ पे जिसकी सरकार होती है और वहाँ पे चुनाव हो तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि फ़ायदा उसी पार्टी को पहुंचता है। आपने समाजवादी पार्टी की जहां तक जिक्र किया तो ये भी एमवाई की बात करती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ऑलरेडी यहाँ पे चुनाव के वो अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खास बात ये है कि अगर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में ज़्यादा कुछ खेल बिगाड़ने की कोशिश करती है या ज़्यादा अपनी बात रखती है तो उसको 2027 के विधानसभा चुनाव में शायद दिक्कत हो, तो उसको भी लेकर समाजवादी पार्टी थोड़ी कदम फूंक के रखेगी कि ऐसा कुछ हम कदम ना उठाए जो कि आने वाले वक्त में हमारे ही विधानसभा में चुनाव में कोई गड़बड़ी हो। क्योंकि देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें किस तरीके से फेरबदल हुई, सबसे ज़्यादा मजबूती इन दोनों पार्टियों को मिली। तो अखिलेश यादव इस पर ज़रूर मंथन करेंगे शायद, या हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़े। लेकिन सबसे खास बात ये कि एमआईएम के महाराष्ट्र में जाने के बाद से यकीनन
कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कांग्रेस और MIM के वोटर वही हैं जो एक दूसरे पर दांव खेलते हैं। शिवसेना की बात करें तो लगातार इसके पहले राज ठाकरे विवादों में रहे हैं। अभी हमने जिक्र किया था किस तरीके से कि भाषा को लेकर फिर ये बात छिड़ गई। इसके पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए जहां पे देखा गया कि जो बीजेपी के लोग हैं वो बोले कि तुम्हें मराठी बोलने आनी चाहिए। तो यकीनन ये मुद्दा हो सकता है कि लोकल स्तर पर रहे, तो इस सब चीज़ों से जूझने के लिए कांग्रेस को काफ़ी मुश्किल करना पड़ सकता है। लेकिन अभी वक्त है, शायद आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस रहे। वो अलग बात है कि राज ठाकरे के साथ वो कहीं कैंपेनिंग ना करें, उनकी बात ना रखें। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस या राज ठाकरे तीनों होते हैं तो फिर शरद पवार क्या अजित पवार के साथ पूरे खुले तौर पर चुनाव लड़ते हैं, या सब साथ में आकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? देखिए, सबसे अहम सवाल आपने अभी एक बात बोली कि शायद कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ प्रचार करे और राज ठाकरे के साथ ना करे। प्रचार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे खड़ा होता है सीट शेयरिंग को लेकर के। सीट शेयरिंग को लेकर के हमने कई जगह देखा जहाँ पे कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गठबंधन में है तो वहाँ हमेशा सीट शेयरिंग को लेकर के मसले खड़े हुए हैं। और उन मसलों से निपटने के लिए मुझे लगता है कि ये BMC का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पे अकेले लड़ती है तो शायद उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो साथ में लड़ती तो आपको उन सीटों पे मतलब क्या बोलते हैं, वो सीटें आपको नहीं मिल सकती जो सीटें आप चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि BMC चुनाव होने वाला है, या फिर हमने बात की कि CWC की बैठक, और इसमें भी हमने देखा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि SIR के तहत बहुत सारे ग्रामीण, गरीब और अल्पसंख्यक, दलित, इन सब के नाम काटे जा रहे हैं। तो उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को बोला था कि आप लोग ज़मीनी लेवल पर उतरें और उस हिसाब से आप काम करें कि आखिर इतने ज़्यादा नाम क्यों कट रहे हैं। लेकिन वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के SIR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 26 दिसंबर की रात 12 बजे SIR फॉर्म जमा करने की समय सीमा ख़त्म हो गई है। तय समय सीमा तक फॉर्म जमा न करने वाले 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू होती जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें स्थानांतर, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में। स्थानांतर मतलब जो वहां से कहीं और चले गए हैं, मृत मतलब जिनकी डेथ हो गई, और डुप्लीकेट कुछ लोगों ने बनवाए थे या फिर उस वक्त वहां पे मौजूद जो मतदाता नहीं थे उनकी जो है संख्या ज़्यादा है। हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि राज्य में 90% वोटर से मैपिंग पूरी हो चुकी है और समय सीमा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर से शुरू SIR के लिए दावा आपत्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो जब हमने देखा कि SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो कई BLOs की डेथ भी हो रही थी, और BLOs की डेथ को लेकर के हमने देखा कई तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। इसी बीच आज एक और खबर सामने आई है कि सीतापुर के BLO उमेश ने अपने किराए के मकान में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। परिजनों के मुताबिक हाल ही में मिली BLO ड्यूटी और काम के दबाव की वजह से परेशान थे। इस पर अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता अजय राय का बयान सामने है। सबसे पहले हम उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार, अन्याय किया गया है और मत अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, 25-26 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, 1 महीना समय आपने उत्तर प्रदेश को भी दिया, 1 महीने का समय आपने केरल को भी दिया है, 1 महीने का समय बंगाल, फिर एक हफ्ता करके आप बढ़ाते चले गए। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो उसका क्षेत्रफल है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश को कम से कम 6 से 8 महीने का समय मिलना चाहिए था, कि उसके पहले भी प्रक्रिया हुई है। अभी 27 का चुनाव था, आपको पूरा उत्तर प्रदेश को समय देकर यहाँ के एक एक मत को, एक एक चीजों को देखना चाहिए था। और ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के साथ, यहाँ के वोटर्स के साथ अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। उनका हक और उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। निश्चित तौर से आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो 1 करोड़ 13 लाख जो फॉर्म वापस नहीं आए, 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म अभी वापस नहीं आए हैं, उसका क्या है? इसका मतलब कि 1,13,000 वो फॉर्म कहाँ गए, इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वो फॉर्म 1 महीने का समय दिया है, 1 करोड़ 13 लाख जो सरकारी व्यवस्था के तहत बांटे गए थे वापस नहीं आए। ये एक बड़ा अंदर खाने के अंदर ये एक बड़ी बात है कि 1 करोड़ 13 लाख वो फॉर्म कहाँ गए। ये व्यवस्था नहीं है। अब देख सकते हैं कि इसमें तमाम BLOs ने सुसाइड कर लिया,
तमाम बीएलओ हार्ट अटैक से मर गए, ब्रेन हेमरेज से मर गए, एक्सीडेंट कर गए, फांसी लगा लिया। क्यों ऐसा निर्णय, क्यों ऐसा किया बीएलओ ने? इसकी जांच कराया चुनाव आयोग ने? ये जांच करावे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि 2 करोड़ जो 89 लाख वोट कटे हैं उसमें निश्चित तौर से ये सारी बातें सामने आ जाएंगी कि बीएलओ आखिर में सुसाइड क्यों किए, कारण क्या था, उसका कारण के पीछे नहीं गए। मैं हर जगह गया, वो काफी दबाव था, काफी प्रेशर था उनके ऊपर, वो लोग शामिल नहीं हुए, तो उनको फिर उन्होंने जो है अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। देखिए ये पूरी तरीके। वही हमने अभी सुना कि अजय राय ने अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाई है। ये भी कहा है कि बीएलओज़ की मौत हो रही है। वहीं ये भी कहा गया उसमें कि जब केरल को भी उतना ही समय मिला तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ पे ज़्यादा समय देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा अभी फॉर्म उनके पास वापस नहीं आए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के शायद जो समाजवादी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाए थे, समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन अब जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, ये भी कहा कि साफ कर दिया गया है क्या बोलते हैं आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, कि अब किसी भी तरह की एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। मतलब 31 तारीख को अब इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी हो जाएगा। तो अब जितने नाम काटे गए हैं उनमें ये कहा गया कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग जो हैं वहाँ से दूसरी स्टेट चले गए हैं, या फिर कुछ लोगों ने टाइम पे पहुँच के अपना फॉर्म नहीं जमा किया। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं उसके बाद अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देखिए सबसे ख़ास बात यह है कि अभी तक पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर बीएलओ की 25 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और अभी फिर जो खबर सामने इसमें कहा गया है कि सीतापुर के बीएलओ उमेश ने अपने किराए के मकान में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों के मुताबिक अगर हम बात करें तो परिजन ने जो कहा है कि हाल ही में मिली बीएलओ ड्यूटी और काम के दबाव की वजह से उनकी मौत हुई है। तो एक और दुखद भरी खबर है कि बीएलओ की मौत हो जाती है। अभी आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, ये इलेक्शन कमीशन साउथ के किस तरीके से एसआईआर में काम कर रहे हैं, उनको फोटोज वायरल करता है, कैसे वो लोग अगर टेंशन में है तो हम उसको टेंशन मुक्त कराने की बात करते हैं। लेकिन अभी तक एसआईआर में बीएलओ की मौत पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। तो एक काफ़ी ये गंभीर विषय है कि अभी तक लगातार एक तरफ काम के दबाव में बीएलओ की लगातार मौत होती जा रही है। इसमें सिर्फ बीएलओ में मर्द नहीं जबकि औरतें भी हैं जो प्रेशर की वजह से उनकी मौत हो जा रही है, सुसाइड खुद कर रही हैं। दूसरी खबर अगर हम बात करें तो अभी कहा जा रहा है कि आखिरी जो डेट है उसको अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा में अब किसी भी तरह का कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से हटाए गए हैं, जहां से कुल काटे गए नामों का करीब 30% हिस्सा है। बीते 14 दिनों में एसआईआर के तहत केवल 2 लाख नए नाम ही मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं। महज 2 लाख नाम नए मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं। ऐसा खुद हमारा नहीं, आयोग ने साफ तौर पर रिपोर्ट पेश की है। वही अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिखाई दे रहा है कि आपसी घमासान भले ही सतह पर किसी विद्रोह बैठक का परिणाम बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे वास्तविक वजह एसआईआर प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर के बकौल 1 वर्ष शेष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी में से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी यूपी की हर एक सीट पर अनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। साथ ही उन्होंने सवाल उठा दिया है कि ऐसे में बीजेपी सरकार क्या बनाएगी, दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। तो अखिलेश यादव का इस पे बयान सामने आया है कि उन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे अखिलेश यादव ने तंज कसा है और उन्होंने ये भी कहा है कि 61,000 वोट कम पाएगी। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर चुनाव के बाद ये जो उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 61,000 वोट कम पाएगी, अगर बीजेपी ज्यादा पा लेती है तो उस वक्त अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे। तो एसआईआर के जो मामले हमने देखा पूरे देश में हुआ, अभी यहाँ पे भी जो खबर सामने है कि एक बीएलओ की मौत हुई है, लेकिन वही अब अखिलेश यादव के बयान पे बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है और बीजेपी में उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा को मां समझता है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है, भाजपा गड्ढे में जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए भाजपा आई है,
सपा परिवारवाद की पार्टी है। 2017 से पहले सिर्फ गुंडागर्दी, लूट और भ्रष्टाचार होता था। तो ऐसा बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया गया है। लेकिन अगर हम बीजेपी में परिवारवाद की बात करें तो उसमें भी कोई कम नहीं है। हमने खुद आंकड़े बताते हैं, विपक्ष इस पर आरोप लगाती है। लेकिन चलिए हम सुनते हैं कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पे इस पूरे मामले में जल शक्ति मंत्री देव सिंह ने क्या कहा है। दिया है क्योंकि 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के वोट काटे गए हैं, तो उनका कहना है कि बीजेपी को गड्ढे में डाला गया है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मां समझता और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले और भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, जो उसका जीवन का लक्ष्य है, और बिना इसके किए किसी की क्या कि भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जाए, कहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी। और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उलजलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था? आज हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज करोड़ों लोगों का मकान बन रहा है, नल का कनेक्शन घर तक पहुंच रहा है और सभी को देना है, और सभी गरीबों का पक्का मकान अभी बनाना है 29 तक। सभी के सुविधाएं, भरपेट भोजन दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था फ्री है, शादियां बेटियों को हो रहा है और आज सभी लोग खुशहाल अपने को महसूस करते हैं। सड़कों का जाल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का है, एयरपोर्ट का है, सड़कों का है। आज पर्यटक करोड़ों में, लाखों में लोग आ रहे हैं पर डे। चले जाइए राम जन्मभूमि स्थल, चले जाइए काशी विश्वनाथ, चले जाइए वृंदावन, चित्रकूट, विंध्याचल धाम, कहीं भी जाइए पर्यटक आ रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर चलने वाला रोजगार बढ़ता है। कल हम ये कहीं देखे, मैं निकल रहा था इस रोड से, गुजरात की एक बस रोड पर खड़े होकर ढाबा के पास भोजन में पूछा हालचाल, पूरे के पूरे। तो क्या है, जब सड़कों से पर्यटक निकलते हैं तब सड़कों पर ढाबा है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे होटल है, अन्य जिलों में भी वो रोजगार मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसलिए आज कानून का राज है, रात दिन लोग चल सकते हैं, आ सकते हैं, जिसके कारण आज राज्य को खुशहाली है और देश में नाम होता है। अब पहले लोग उत्तर प्रदेश नाम सुनते थे तो नाक सिकोड़ लेते थे, आज उत्तर प्रदेश जब नाम सुनते हैं तो गुजरात वाले भी, गुजरात से लेकर पंजाब तक लोग सम्मान देते हैं, महाराष्ट्र में सम्मान देते हैं, ये सम्मान बढ़ा। अभी आपने उत्तर प्रदेश के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान सुना, जिनसे SIR के मामले पे सवाल किया गया था और उन्होंने किस हिसाब से सवाल को मोड़ करके जो जवाब दिया है वो सबके सामने है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जो ये बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले ये होता था, वो होता था, लेकिन 2017 के बाद क्या चीज़ें हुई। हम आपको बताते हैं कि CBI ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया अर्जी में इसे कानून के खिलाफ और गलत बताया। CBI ने हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में कहा है कि जिस वजह से पीड़िता और उसके परिवार समेत लोगों में गुस्सा था और विरोध प्रदर्शन हुए थे, इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट ये सोचने में नाकाम रहा कि एक मौजूदा विधायक एक संवैधानिक पद पर होने के कारण वोटरों पर जनता का भरोसा और अधिकार रखता है और ऐसे पद पर राज्य और समाज के प्रति कर्तव्यों के कारण बड़ी हुई जिम्मेदारी होती है। सेंट्रल एजेंसी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने पॉस्को एक्ट के मकसद और इसके इरादे को आगे बढ़ाने वाली कोई ख़ास व्याख्या ना अपना कर कानून में गलती की है। पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है और वहीं अगर बात करें इसमें बताया कि एक ख़ास पीड़ित केंद्रित कानून भी है। वहीं इस पर अब पीड़िता की मां का कहना है कि CBI ने उन्नाव बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आगे कहा कि CBI ने हमसे मुलाकात नहीं की, CBI हमसे मुलाकात करेगी तभी हम उन पर भरोसा करेंगे, वरना हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं कि पीड़िता की मां का बयान, उसके बाद हम ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह से बयानात दिए कि 2017 से पहले रेप होते थे, 2017 से पहले ये होता था, वो होता था, 2017 के बाद क्या चीज़ें हुई हैं और आप अपने लोगों को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं पीड़िता की माँ का बयान, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। ऑफिस अपने बुला रही है, CBI जब हमको वहाँ मिलेगी तभी तो हम उन पर भरोसा करेंगे। ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं?
वो ही हमको मिले, मेरे साथ खड़ी रहे, तब हम जाने सीबीआई का आयो मिल चुका। हम तो सीबीआई के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, न सीबीआई के सारे कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाया। सीबीआई का खाली आयो तो मिला है, हमने न पीपी सर के ऊपर आरोप लगाया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, खाली आयो उनका मिला था। कुलदीप सेंगर की लड़की से बात कर रहा, हमने एक दिन पूछा कोर्ट में कि मानो मतलब पीड़िता को जानते हो, तो बोला हम क्या जाने। और भरी कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हन, तब भी उनने यही बात बोला था, बोला हम पीड़िता नहीं जानते। तो हम कहा आप नहीं जानते हो, पूरी बहस में हम बराबर जावा किन, पर ऐसा जज साहब अडर की ही नहीं है, वो अडर ते पूरा देश वही उन्नाव विक्टिम है कि उसके साथ पहले रेप होता, फिर उसके बाप का मार दिया जाता, फिर उसके पिता को जानते मार दिया जाता, फिर जेल के अंदर किया जाता, फिर सुई उनके आंख में भुका दी जाती है। अब फिर वो 12 बजे रात के खत्म हो ही रहे हैं, तो यही पुलिस वाले जाते हैं सरकारी अस्पताल के, कहते हैं कि मानो मतलब वो खत्म नहीं हुए, साइन कराने आते हैं। मेरे देवर का फोन जाता है दिल्ली के, पहुंचे अस्पताल, वो खत्म हो चुके। अभी आपने पीड़िता की मां का बयान सुना, जिसमें वो साफ कहती नजर आ रही हैं कि मुझे सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं है, जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं तब तक हम उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। सीबीआई ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ये समझने में नाकाम रहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 अधिकार के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने और सज़ा देने में एक ही कानून मकसद रखते हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों ही भरोसे या पब्लिक ड्यूटी वाले पदों पर बैठे लोगों को टारगेट करते हैं। जहां पद का गलत इस्तेमाल होता है वहां ज़्यादा जवाबदेही तय करते हैं और लोगों की सुरक्षा के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सर्वेंट या अधिकार वाले व्यक्ति का मकसद से मतलब निकालते हैं। उन्नाव रेप मामले में पीड़ित के हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से पीड़ित के साथ जो अत्याचार अभी किया जा रहा है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। हमने ये भी देखा शायद कि अभी जो उनकी मां का हमने बयान सुना, जिसमें कहा गया है वो बिल्कुल भी उन चीज़ों से इतनी ज़्यादा परेशान होगी, उनका कहना है जब तक हमसे नहीं मिलेंगे तब तक हम उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि हमने देखा पीड़ित परिवार ने मिलने की गुहार लगाई, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से कोई जवाब नहीं आता है। वही जब वो मिलने के लिए राहुल गांधी से जाते हैं तो एक मीडिया का तबका ये कहता है कि राहुल गांधी उनसे इस वजह से मिल रहे हैं ताकि हम आगे कुछ और देश में कर सके। इस तरह के बयानात अगर सामने आएंगे और इस तरह के बयानात कोई लीडर नहीं दे रहा, ये हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया दे रहा है। देखिए, अगर हम उन्नाव रेप पीड़िता की बात करें तो इस देश में इससे दुर्भाग्यपूर्ण और बात क्या हो सकती है कि जहां पे एक रेप पीड़िता दर दर सिर्फ इसलिए भटक रही है कि उसे इंसाफ चाहिए। इस पूरे केस की बात करें तो शुरू से ही सबकी नज़र बनी हुई है, जो नहीं नज़र बनाए हुए शायद उसके अंदर अब इंसानियत नहीं जगी हो। अगर हम इस केस की बात करें तो कहा जा रहा है कि सीबीआई के उन्नाव बलात्कार के दोषी कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सीबीआई तो गई है, लेकिन इस सीबीआई पे न पीड़िता की मां को भरोसा है और न ही उसके वकील को भरोसा है। मां ने क्या कहा, हम एक लाइन में बताते हैं कि मां ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सीबीआई हमसे मुलाकात करेगी तभी हम उन पर भरोसा करेंगे, वरना हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में उसके जो वकील है महमूद पराचा, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि उन्होंने सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली SLP के बारे में अब तक न तो कोई पीड़िता को और न ही उसके वकील को कोई जानकारी दी गई। तो ऐसा महमूद पराचा ने भी आरोप लगाया है कि हमें जब कोई जानकारी नहीं दी जा रही तो हम कैसे उस पर यकीन करें। मां ने भी कहा है कि अगर सीबीआई हमसे मुलाकात करेगी तो अब हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि उसके जो आजीवन कारावास पर रोक लगाई गई है उसको चुनौती देने के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीबीआई पे खुद पीड़िता की मां ने और वकील ने ऐसा आरोप लगाया कि हमको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही। पीड़िता के वकील महमूद पराचा ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने अपनी याचिकाओं से जुड़ी जानकारी लीक की है ताकि अपनी छवि बेहतर दिखाई जा सके और पब्लिक के सामने वाहवाही लूटी जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पीड़िता और उसके वकील ने हाई कोर्ट में लगभग 90% तर्क रखे, उनसे सीबीआई ने कोई संपर्क नहीं किया, ना पीड़िता को जानकारी दी गई और ना ही उससे कोई और राय ली गई। तो सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है
कि एक तरफ आप जो है उनको बचाने के लिए, एक तरफ आप जो हैं उनको दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी चीज़ एक सामने आ रही कि आप ऐसी जानकारियां लीक कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर हमदर्दी रहे, लोग ये कहें कि हाँ नहीं सीबीआई ने अच्छा काम किया था। हालांकि इससे पहले जब उनकी ज़मानत जो है क्या बोलते देने की बात की गई तब भी चीज़ सामने आई थी, जिसका हमने देखा कि हिंदुस्तान में उसका काफ़ी विरोध हुआ। दिल्ली की जो कुर्सी है उसको भी कहीं ना कहीं उसका डर लगा था। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज की खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम हिंदी समाचार लाइव यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।